सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने न्यू आइडियाज़ वाईटी चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से 110% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उसके बारे में भी हम आपके साथ में जानकारी साझा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 0110 बिटवाइज एंड 1100। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लिखिए 0 1 1 0 एंड जस्ट इसके नीचे 1 1 0 0। इसको आपको सॉल्व करना है। अब चूंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है, बिटवाइज एंड, और बिटवाइज एंड बोलता है कि जब दोनों बिट 1 होंगी तभी मैं आपको आउटपुट के रूप में 1 रिटर्न करूंगा, अन्य केसेस में मैं आप लोगों को 0 रिटर्न करूंगा। तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो पहली बिट है वो है 0 और यहाँ पर भी 0 है। तो 0 और 0 तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। देन इसके बाद यहाँ पर एक बिट 1 है और एक बिट 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर एक बिट 1 है और ये बिट भी 1 है, तो इस केस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि बिटवाइज एंड 1 तभी देता है जब दोनों बिट 1 होती हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर एक बिट 0 है और एक बिट 1 है, तो इस केस में भी आपको यहाँ पर आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 0100, यानी कि आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड्स बिलो। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हर ऑप्शन के अंदर कुछ कीवर्ड हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो कीवर्ड का कलेक्शन है जो कि सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला क्या है, ऑटो भी होता है, डबल भी होता है और इंट भी होता है एंड स्ट्रक्ट भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो सही है। देन आते हैं बी में, तो ब्रेक, एल्स, लॉन्ग और स्विच, ये चारों कीवर्ड भी सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। देन केस, फंक्शन, रजिस्टर और टाइप डिफ। तो ध्यान दीजिए, जो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन कीवर्ड है ये आप लोगों को मिलता है जावा स्क्रिप्ट में, यानी कि ये सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि फंक्शन सी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ये फंक्शन है ये सी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 3, अ सी प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो किसका कॉम्बिनेशन है, स्टेटमेंट्स का, फंक्शंस का, वेरिएबल्स का, या फिर सभी के सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही है, जो भी आप लोग सी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसमें स्टेटमेंट भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4th, विच लूप इज मोस्ट सुटेबल टू फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड देन टेस्ट द कंडीशन। वो कौन सा लूप है जो क्या करता है, सबसे पहले जो टास्क है वो परफॉर्म करता है, देन इसके बाद कंडीशन को टेस्ट करता है। तो वो आपका होता है डू वाइल लूप। क्या होता है, डू वाइल लूप। और जो डू वाइल लूप है ये क्या करता है, सबसे पहले जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डू वाइल लूप है वो कंडीशन गलत हो या फिर सही, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वो कौन सा लूप है जो गलत कंडीशन होने पर भी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करता ही है। तो आपका आंसर आएगा कि वो है डू वाइल लूप। आपको बताना है कि जो डू वाइल लूप है वो कैसा लूप है, प्री टेस्टेड या फिर पोस्ट टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड ऑफ फाइल इज डिडक्टेड बाई। जब भी आप लोग फाइल हैंडलिंग के साथ में काम कर रहे होते हैं, फाइल के साथ में काम कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपको बताना है कि एंड ऑफ फाइल को पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो वो आपका होता है एंड ऑफ फाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, EOF, यानी कि एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज।
ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान दीजिए। जो एंडल है ये एक कीवर्ड तो है, लेकिन ये C++ में मिलता है, ना कि सी लैंग्वेज में। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो एंडल कीवर्ड है ये C++ में है, ना कि सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर ऑप्शन में एक क्लास का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी क्लास है जो कि सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑटो, डिक, स्टैटिक या फिर एक्सटर्न। तो ध्यान दीजिए, जो सी लैंग्वेज है इसमें बेसिकली 4 प्रकार की क्लास होती हैं, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। चूंकि जो डेक है ये कोई भी क्लास नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या टिक करेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट अ रियल नंबर इज ट्रीटेड एज। बाय डिफॉल्ट रियल नंबर किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, फ्लोट, डबल या फिर लॉन्ग डबल। तो बिल्कुल सही है, जो भी बाय डिफॉल्ट रियल नंबर होते हैं उनको डबल की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप बी टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर देमसेल्व्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। वो कौन सा एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप वैल्यूज को रख सकते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, कैर या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार की डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि जो स्ट्रिंग है और कैर है, बेसिकली जो स्ट्रिंग है ये कोई भी डेटा टाइप नहीं है सी लैंग्वेज में, बट जो कैर है ये एक डेटा टाइप है जो कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को ही स्टोर करता है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ फंक्शन के नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। क्या एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल सही है, आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना कर सकें। नेक्स्ट 11, इफ रिटर्न टाइप फॉर अ फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड इट डिफॉल्ट्स टू इंटीजर। तो बिल्कुल सही है, अगर आपने किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है, तो उस केस में उसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, जबकि पाइथन में होता है क्या, नन। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन कैलोक एंड मैलोक इज। आपको बताना है कि कैलोक फंक्शन और मैलोक फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर बोला गया है कैलोक टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट वाइल मैलोक नीड्स 2 आर्गुमेंट। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो कैलोक है वो लेता है 2 आर्गुमेंट और जो मैलोक है वो लेता है 1 आर्गुमेंट, और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उल्टा लिख दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, मैलोक टेक्स अ सिंगल आर्गुमेंट वाइल कैलोक नीड्स 2 आर्गुमेंट। तो बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है कैलोक और मैलोक की रिस्पेक्ट में, कि जो कैलोक है वो 2 आर्गुमेंट लेता है, जबकि जो मैलोक है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आर्गुमेंट लेता है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि जो कैलोक और मैलोक हैं ये दोनों फंक्शन किस हेडर फाइल में मौजूद हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, ईच स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम शुड एंड विद। जो भी आप लोग सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट के एंड में आप क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, पीरियड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है, जब भी आप लोग सी का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें आपको एक पॉइंट और कॉमा दिखे उसको बोलते हैं सेमी कॉलन, जबकि जिसमें दोनों पॉइंट दिखे उसको बोलते हैं कॉलन। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रिंग आर कैरेक्टर एरेज इट ऑलवेज एंड्स विद। जो भी स्ट्रिंग होती हैं वो एरे का कैरेक्टर होता है, यानी कि जो स्ट्रिंग होती है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होती है, तो उस केस में स्ट्रिंग के एंड में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर होता है, /n, \t, /0। तो बिल्कुल सही है, जो आपका /0 है
ये एक नल कैरेक्टर है जो कि स्ट्रिंग के लास्ट में होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टास्क ऑफ कंटिन्यू कीवर्ड इज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम एट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द लूप। तो बिल्कुल सही है। जो कंटिन्यू कीवर्ड है वो बेसिकली करता क्या है कि जहाँ पर भी आपने कंडीशन लगाई होगी उस कंडीशन के बिहेव पे उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी कि 15 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 16, एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विथ। जो आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट से, अंडरस्कोर से, या किसी भी कैरेक्टर से, या फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से। तो ध्यान दीजिए, जो भी आप लोग आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं उसकी स्टार्टिंग हमेशा या तो होगी अल्फ़ाबेट से या तो होगी अंडरस्कोर से। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए, जो आइडेंटिफायर होते हैं वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते हैं और आइडेंटिफायर में स्पेस भी अलाउ नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सी लैंग्वेज है इसमें अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा किसी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, द SQRT फंक्शन इज अवेलेबल इन। आपको बताना है कि जो SQRT फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं वर्गमूल, फाइंड आउट करते हैं, तो ये फंक्शन किस हेडर फाइल में मौजूद है, conio.h, string.h, math.h या फिर graphic.h। तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो conio.h है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं। देन आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर आपके जो भी फंक्शन स्ट्रिंग से संबंधित हैं वो आपको मिलते हैं string.h में, जबकि जो भी फंक्शन मैथ से संबंधित हैं वो आप लोगों को मिलते हैं math.h इस हेडर फाइल में। तो इसमें क्या आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, math.h। आपको बताना है कि conio.h में कौन कौन से किन्हीं दो फंक्शन के बारे में आपको नीचे कमेंट करना है। और आपको बताना है कि जो सी लैंग्वेज है उसमें टोटल कितने कीवर्ड हैं, सी लैंग्वेज को किसके द्वारा और कब डेवलप किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपको इसका आंसर सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट, आर द एक्सप्रेशन पॉइंटर ptr प्लस प्लस एंड प्लस प्लस पॉइंटर ptr आर सेम। आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम हैं। तो जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट, एंड दैट इज 19, द कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन ब्लॉक बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। वो कौन सा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम लोग जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था वहीं पर कंट्रोल को वापस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो आपका होता है रिटर्न कीवर्ड। क्या होता है, रिटर्न कीवर्ड। आपको बताना है कि जो गोटू है वो कैसा स्टेटमेंट है, कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल। तो इसमें क्या टिक करेंगे आप, 19 में जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड्स बिलो। तो मैंने आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया है, बेसिकली आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, malloc इज आ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन टू एडजस्ट द एलोकेटेड डायनेमिक मेमोरी साइज। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर आपको मेमोरी के साइज को एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास मेथड है एंड दैट इज realloc। तो यहाँ पर लिखा गया है malloc, तो इस केस में इसको आप टिक करेंगे फॉल्स। आपको बताना है कि जो कैलोक है, malloc है, realloc है, ये किस हेडर फाइल में मौजूद हैं। तो इसको हमने कर दिया है इटैलिक। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सी इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है वो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, प्रोसीजरल या फिर बिट लेवल या फिर फंक्शन। तो बिल्कुल सही है, जो सी लैंग्वेज है ये एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर अमंग द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिंबल है जिसको हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर या फिर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। तो वो आपका होता है एस्टेरिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा में स्टार। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एस्टेरिस्क इज द करेक्ट आंसर।
बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जबकि एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ पॉइंटर इन सी विच हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड इज नॉन एज। तो एक ऐसा पॉइंटर जिसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंटर? नहीं, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। क्या बोलते हैं, वाइल्ड पॉइंटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है नल पॉइंटर। अगर यहाँ पे लिखा गया होता वाइल्ड पॉइंटर तो ये ट्रू होता। नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू हैव डिफॉल्ट केस इन आ स्विच स्टेटमेंट। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो स्विच स्टेटमेंट है इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। आपकी इच्छा हो तो आप यूज़ कर लीजिए, आपकी इच्छा ना हो तो आप यूज़ ना करें। तो जो डिफ़ॉल्ट है ये नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है कि आवश्यक है, तो हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आवश्यक नहीं है। तो इसको हमने यहाँ से कर दिया है इटैलिक। तो 25 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। तो आपको बताना है कि आपके अभी तक 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप मिस ना कर सकें। सो नेक्स्ट 26, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। तो बिल्कुल सही है। जब भी आप लोग कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं उसका स्कोप उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर तक सीमित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 26 आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिया गया है कोड, बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक हेडर फाइल है stdio.h। आपको बताना है कि stdio का फुल फॉर्म क्या होता है। देन यहाँ पर मेन मेथड है एंड इसके अंदर एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू क्या है 0। देन इसके बाद जो ptr है इसके अंदर इस x का वेरिएबल स्टोर, इस x का एड्रेस स्टोर किया गया है। अगर आप यहाँ से पॉइंटर ptr प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जब लिखा x इक्वल 0 तो होगा क्या कि जो मेमोरी है उसमें x के लिए क्या होगी, मेमोरी एलोकेट की जाएगी। मान लीजिए ये वेरिएबल क्या है, ये जो मेमोरी है, लोकेशन है, इस लेबल का नाम है x और इसके अंदर आपने स्टोर कर दिया है 0। ठीक है। अब जो ये मेमोरी है जहाँ पर इस वेरिएबल को जगह दी गई है, मेमोरी एलोकेट हुई है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 100। ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि पॉइंटर टाइप का है। और जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो हमने क्या किया, लिखा पॉइंटर ptr। तो इससे क्या होगा, मेमोरी में ptr के लिए भी जगह मिलेगी। तो मान लीजिए ये क्या है, ये है ptr। और आपने क्या किया है, ptr के अंदर x का एड्रेस स्टोर कर दिया है। तो इस केस में जो x का एड्रेस है एंड दैट इज 100, तो जो ये 100 है ये पॉइंटर ptr के पास स्टोर है। अब चूंकि जो ptr है इसको भी मेमोरी में जगह मिली है तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस क्या है 200। ठीक है, मैंने मान लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया अगर x को प्रिंट करें यहाँ से तो क्या प्रिंट होगा, तो आपका आंसर आएगा कि 0 प्रिंट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप प्रिंट कराइए ptr, तो ptr में क्या है, इस x का एड्रेस एंड दैट इज 100, तो क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। अगर मैं लिखता हूँ पॉइंटर ptr, तो इसका मतलब ये है कि ptr के पास जो एड्रेस है और उस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है उसकी बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखा है पॉइंटर ptr, तो ptr के पास एड्रेस क्या है 100, और वो 100 किस वैल्यू का एड्रेस है, तो मालूम पड़ा कि जो x वेरिएबल है उसका एड्रेस है, और यहाँ पे स्टोर क्या है 0। तो इस केस में यहाँ पर जो भी x के अंदर कंटेंट है वो प्रिंट हो जाएगा एंड दैट इज 0। तो आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें इसको हम कर देते हैं इटैलिक। ठीक है। नेक्स्ट, द कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इज अ टर्नरी ऑपरेटर। तो बिल्कुल सही है। जो ये आपका क्वेश्चन मार्क है और कॉलन है इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हमने कर दिया है सेव। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, हैज इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट्स इन द प्रोग्राम। तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो आपका हैज है इसका वैल्यू सिर्फ एक बार इनिशियलाइज्ड होती है, ये नहीं कि बार बार यहाँ पे आपका 6 ही आएगा ना।
एक बार जो इनिशियलाइज हो गई है वही आपकी रहेगी जब तक कि प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। देन इसके बाद अब मान लीजिए आपको किसी नंबर का निकालना है स्क्वायर यानी पावर निकालना है, तो उस केस में एक फंक्शन आता है पावर जिसे math.h इस हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। तो इस केस में जो आपका वैल्यू है, अब मान लीजिए मुझे निकालना है 5 की घात 15, तो इस केस में आप लिखेंगे पावर फंक्शन के अंदर कुछ इस टाइप से, पहले पावर देन इसके बाद आप लिखेंगे 15 जो आपका बेस है तो 5,15। कहने का मीन्स ये है कि जो पावर है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे और जो वैल्यू है वो उसे हम पहले लिखेंगे। यानी कि अगर आपको निकालना है एक्स स्क्वायर तो आप लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे पावर x, 2। देन इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है डिक्लेरेशन इंटीजर पॉइंटर ptr10। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो ptr है वो एक पॉइंटर है जो कि 10 इंटीजर के एरे को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा। देन इसके बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में 10 इंटीजर के एरे के लिए ARR व एंड ARR समान नहीं है। ठीक है, क्या है ये आपका ट्रू है, क्योंकि जो आपका ARR है ये क्या करेगा, ये पहले इंटीजर का एड्रेस देगा, लेकिन जो आपका एंड ARR है ये इंटीजर के एरे का एड्रेस देगा। तो ये आपका अलग अलग है, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, समान नहीं है। देन इसके बाद जो फंक्शन होता है ट्रू फॉल्स में आपके एग्जाम में आएगा यानी आ सकता है, फंक्शन फ्लोट नंबर को नहीं रिटर्न कर सकता है। आपसे कहेगा कि क्या फंक्शन फ्लोट नंबर को रिटर्न नहीं कर सकता है, तो आपको टिक करना है फॉल्स, क्योंकि जो फंक्शन होता है वो फ्लोट नंबर को रिटर्न कर सकता है। तो ये क्या आप लगाएंगे, फॉल्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है नहीं। अगला पॉइंट है फंक्शन के लिए जो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो आपका होता है इंटीजर। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो जो आपके फंक्शन होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप आपका इंटीजर होता है। देन इसके बाद जो मेन फंक्शन है, एक ध्यान रखिएगा, जो आपका मेन फंक्शन होता है वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है कि जो मेन है क्या ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो आपको आंसर टिक करना है जी भैया हाँ, जो मेन है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। देन इसके बाद फंक्शन को जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसी को हम लोग फंक्शन का प्रोटोटाइप बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग हेडर फाइल के नीचे डिफाइन करते हैं ना मेन फंक्शन के ऊपर कि भैया एक फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, फंक्शन का नाम है फन, और ये क्या कर रहा है, ये 2 टाइप की जो इंटीजर वैल्यू है उनको ले रहा है, एंड इसके बाद जो फंक्शन है ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को या हम बोल सकते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जो आपने यहाँ लिखते हैं ना ये, इसको हम बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप। यानी कि जो आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप। फंक्शन का डिक्लेरेशन और फंक्शन को कॉल करते समय हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद मेमोरी एलोकेट ना होने पर जो मैलोक फंक्शन है क्या रिटर्न करता है, तो आपका आंसर आएगा नल। ठीक है, देन इसके बाद जो मैलोक है वो हीप से मेमोरी एलोकेट करता है, स्टैक से नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्री फंक्शन एलोकेट मेमोरी को फ्री करता है। अब मान लीजिए आपने मैलोक या फिर कैलोक इन फंक्शन की हेल्प से डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की, अब आप उसे फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग फ्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट पर जब इंटीजर और फ्लोट आर्गुमेंट को हम लोग पास करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उस केस में उनको किसको, इंटीजर और फ्लोट आर्गुमेंट को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप आते हैं हम लोग पॉइंटर के ऊपर। तो पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। लेकिन जो आपके पॉइंटर हैं वो आपके कई प्रकार के होते हैं, नल पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर। तो जो आपका नल पॉइंटर है ऐसा पॉइंटर जो किसी को भी ना पॉइंट करे, नथिंग, कुछ भी को भी ना पॉइंट करे, तो उसको बोलते हैं नल पॉइंटर। जबकि एक ऐसा पॉइंटर जिसको आपने इनिशियलाइज किया ही नहीं है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। जबकि जो आपका होता है डैंगलिंग पॉइंटर, एक ऐसा वेरिएबल जो डिलीट हो गया है लेकिन जो उसकी लोकेशन थी उसको पॉइंट कर रहा है, ऐसे पॉइंटर को बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम लोग कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि सी लैंग्वेज का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं, तो आपका आंसर आएगा डाटा मैनिपुलेशन में। देन इसके बाद सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। आपको बताना है कि जो लैब थी जहाँ पर इसको डेवलप किया गया था उस लैब का नाम क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देन इसके बाद हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ज़रूरी है।
सेमी कॉलन से किसी भी स्टेटमेंट को एंड किया जाता है। एक आपका होता है सेमी कॉलन, एक होता है कॉलन। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क और कॉलन है, जो इसका पेयर होता है उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जबकि जो आपका होता है पॉइंट और उसके नीचे कॉमा उसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन, या हम बोल सकते हैं टर्मिनेटर। देन इसके बाद जो भी वर्ड सी में रिजर्व किए गए हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, उनको हम बोलते हैं कीवर्ड, और आपके सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सी लैंग्वेज है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इसमें कोई लेटर स्मॉल में लिखा है या फिर कैपिटल में लिखा है तो उसको अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। तो अगला पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 8, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की समस्त कोडिंग सी लैंग्वेज से की गई है। एक बात इंपॉर्टेंट कि जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो फ्लोट वैल्यू के साथ में काम नहीं करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको इसका जो क्वेश्चन है मैंने आपको कल वाले मॉडल पेपर में कराया था, तो आप उसको देखिए, क्योंकि हमने उस मॉडल पेपर में जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको वहाँ पर डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हमने उसमें पूरा प्रयास किया हुआ है। देन इसके बाद जो आइडेंटिफायर हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो आइडेंटिफायर होते हैं वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होते हैं। लाइक मैंने लिख दिया कोई बनाया मैंने वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का है, हमने लिख दिया यहाँ पर लाइक 1 एरिया, तो ये क्या है? ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग डिजिट से हो रही है, तो जो आइडेंटिफायर है उसकी स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होती है। देन इसके बाद जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं, चाहे वो आपकी हैज़ इंक्लूड हो या फिर आपकी हैज़ इफ़ हो, वो हमेशा हैज सिंबल से शुरू होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं उनका रिजल्ट आता है वो हमेशा ट्रू या तो फॉल्स होता है। अगर आप लोग अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल को कॉलिंग करेंगे तो आपको 0 वैल्यू नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में कई बार रिपीट हो चुका है। देन इसके बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह है और कॉलन है, इसके पेयर को, इसके जोड़े को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, लाइक मैं चाहता हूं कोई नंबर मान लीजिए इस टाइप से, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये आपका पहला पार्ट है वो कंडीशन का है। यहाँ पर चेक करेगा कि जो वैल्यू ए में है क्या वो वैल्यू बी से बड़ी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ट्रू होती है तो जो क्वेश्चन मार्क के बगल में वैल्यू होती है वो एग्जीक्यूट होती है, यानी वो प्रिंट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में जो कॉलन के बगल में लिखी गई वैल्यू या वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद फॉर को ब्रेक के द्वारा टर्मिनेट कर सकते हैं। जो आपके लूप होते हैं, चूंकि यहाँ पर जो आपका फॉर लूप है ना तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, ना कंडीशन है और ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, तो इस केस में अगर आप इसे रोकना चाहते हैं, इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करना होगा। अब बात यहाँ पर आई है ब्रेक कीवर्ड की, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रेक कीवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ लूप, चाहे वो आपका फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, या फिर जो स्विच स्टेटमेंट होता है उसके साथ में काम करता है, एफ एल्स के साथ में काम नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद स्विच स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट केस जो आपका होता है ऑप्शनल होता है। आपसे पूछता है ट्रू फॉल्स में कि क्या स्विच स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट केस मैंडेटरी है, अनिवार्य है, तो आपको टिक करना है फॉल्स। दूसरी बात कि जो आपका ब्रेक होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं केस के साथ में स्विच स्टेटमेंट के अंदर, डिफ़ॉल्ट और ब्रेक ये दोनों ही ऑप्शनल होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं कि आपको ब्रेक कीवर्ड लगाना ही होगा। देन इसके बाद जो केस होते हैं जो आपके स्विच में यूज़ होते हैं, जो केस की लेवल होती हैं वो या तो इंटीजर होंगी, या तो कैरेक्टर होंगी, या तो इनमरेशन होंगी। इसके अलावा वो फ्लोट वैल्यू को या फिर अदर टाइप वैल्यू को चेक नहीं करता है। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो आप 2 या 2 से अधिक केसेस को एक ही ब्रेक की हेल्प से टर्मिनेट कर सकते हैं। जो डू वाइल लूप होता है ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। दूसरी बात कि जो आपका फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ये तीनों ही लूप बराबर टाइम से यानी बराबर टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। ना तो इनमें कोई फास्ट है ना ही कोई स्लो है, तीनों एक ही टाइम से एग्जीक्यूट होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि क्या फॉर लूप डू वाइल लूप से ज़्यादा स्पीड में एग्जीक्यूट होता है, तो आपको टिक करना है फॉल्स, क्योंकि सी लैंग्वेज में ये तीनों ही लूप
आराम, यानी तीनों ही एक साथ काम करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है आगे पीछे वाला, यानी धीमी तेज वाला। तो ये आपका हो गया। दूसरी बात, ये बात यहाँ पर लूप क्या आई है, तो जो आपका लूप है इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है इनिशियलाइजेशन, कि लूप को कहाँ से शुरू करना है। देन इसके बाद कंडीशन, यानी वो कौन सी कंडीशन होगी जब ये लूप इटरेट होना बंद होगा। देन इसके बाद लूप कंडीशन तक कैसे पहुंचेगा, इंक्रीमेंट की हेल्प से या फिर डिक्रीमेंट की हेल्प से। तो ये आपके 3 पार्ट होते हैं। तीसरी बात कि जो लूप हैं इनमें से जो आपका फॉर लूप है और वाइल लूप है, इसको हम लोग प्री टेस्टेड लूप या फिर टॉप टेस्टेड लूप या फिर एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। जबकि जो आपका डू वाइल लूप है इसे हम लोग पोस्ट टेस्टेड लूप या फिर एग्जिट कंट्रोल लूप या फिर हम बोल सकते हैं बॉटम टेस्टेड लूप कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद ब्रेक कीवर्ड जो आपका है स्विच केस में अनिवार्य नहीं है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये गलत दिखा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, गो टू जो आपका होता है ये एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। आपसे पूछता है कि हमें अपने प्रोग्राम में किस स्टेटमेंट का यूज करने से बचना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा गो टू। देन इसके बाद जो आपका फॉर, तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन इसके बाद एग्जिट प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूशन को तुरंत टर्मिनेट कर देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने प्रोग्राम को कोई क्रिएट किया एंड उसमें आपने किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपने लगा दिया एग्जिट, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यूज़ करते हैं ब्रेक, तो इस केस में जहाँ पर आपने ब्रेक यूज़ किया है तो वो उसी जो ब्लॉक है उसी से बाहर उसको टर्मिनेट करेगा, यानी जो कंट्रोल होगा वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका एग्जिट और ब्रेक में डिफरेंस होता है। अगला टर्म है एरे। एरे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो आपका एरे है उसकी इंडेक्सिंग 0 से होती है, यानी कि जो इंडेक्स है वो हमेशा इंटीजर नंबर होता है, इंडेक्सिंग माइनस में नहीं होती है। देन इसके बाद जो एरे है उसमें जो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, कहाँ, मेमोरी में। जबकि जो आपका लिंक लिस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही लाइन से स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद जो एल्गोरिदम है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जबकि जो आपका फ्लो चार्ट है वो किसी भी एल्गोरिदम जो आपका होता है इंस्ट्रक्शन उसको ग्राफिक रूप से दिखाना फ्लो चार्ट कहलाता है। और आपके एग्जाम के लिए प्राइम नंबर, फैक्टोरियल और फेबोनाची सीरीज, इन तीनों के जो बोल सकते हैं फ्लो चार्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आप लोगों को डेटा टाइप वो कितना बाइट कंज्यूम करता है, उसकी रेंज क्या है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, आपको इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यूज में या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। देन इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल भी कहते हैं। और जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है इसे कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है, लेकिन जो आपका लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ वही फंक्शन यूज कर सकता है जिसके अंदर उसे डिफाइन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, ये मैंने आपको बता दिया टर्नी ऑपरेटर वाला। देन पॉइंटर एक ऑपरेटर या वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फंक्शन को हम लोग या तो कॉल बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू को ही हम लोग पास बाय वैल्यू बोलते हैं और कॉल बाय रेफरेंस को हम लोग पास बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन इसके बाद फंक्शन एक समय में एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। दूसरी बात यह है फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रिकर्सन एक टेक्निक है जहाँ पर फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और जो रिकर्सन है वो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद 2 पॉइंटर वेरिएबल को हम घटा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन 2 पॉइंटर को हम जोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शन को यूनियन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था ट्रू फॉल्स में, तो आपको टिक करना है फॉल्स। दूसरी बात कि हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन को यूज कर सकते हैं, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो यूनियन के साथ में मिलकर काम कर सकता है। देन इसके बाद स्ट्रक्चर या यूनियन के मेंबर तक पहुंचने के लिए हम लोग डॉट या फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एरो का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आपके स्ट्रक्चर या यूनियन के मेंबर हैं उन तक पहुंचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देन इसके बाद एक फंक्शन है जो कि आपका होता है फाइल हैंडलिंग में, fseek क्या करता है,
फाइल में किसी भी पोजीशन पर पहुंचने के लिए करते हैं। अब मान लीजिए जो आपकी फाइल है उस अब आप फाइल के एंड में थे, उस केस में आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग fseek का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फाइल में इस टाइम पे कहाँ हैं उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ftell फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछता है कि कैर एस्ट्रिस्क एप्पल कैर एस्ट्रिस्क एप्पल एरे कैरेक्टर एप्पल, ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है, क्या ये समान नहीं है, क्या ये समान है, तो आपको टिक करना है ये समान नहीं है। दूसरी बात कि जो आपका पॉइंटर ptr प्लस प्लस है और प्लस प्लस पॉइंटर ptr है, ये आपके दोनों ही डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या है, यानी कि ये आपके एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर आपका ये आंसर आता है, क्वेश्चन आता है MCQs में, तो उस केस में आप लोगों को ये ट्रू करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको वहाँ पर पॉइंटर ptr को ही टिक करना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है एंड दैट इज फ्लोट। जो आपका फ्लोट फन आर्गुमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोटाइप। जब मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको दिया गया है प्रोटोटाइप, उसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि जो आपका फंक्शन प्रोटोटाइप होता है उसको हम लोग सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दे रहे हैं और यहाँ पर हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या आएगी, एक मिस्टेक आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आर्गुमेंट्स के बाद में जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें आपको लगाना है सेमी कॉलन, क्योंकि जो आपका फंक्शन कॉलिंग होता है या फिर फंक्शन का जो डिक्लेरेशन होता है जिसको बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप, इसे हम लोग सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो पॉइंटर का साइज है वो किसी जो पॉइंटर का साइज है जो किसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है स्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं करता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर। देन इसके बाद 1B SAR RAD जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपके सारे के सारे डिक्लेरेशन गलत हैं। गलत क्यों हैं, क्योंकि जो पहला वाला दिया गया है 1B, इसमें स्टार्टिंग हो रही है डिजिट से, दूसरा में लगा हुआ है हाइफन, तीसरे में क्या है, कीवर्ड है, चौथा भी आपका क्या है, डिजिट है और इसमें स्पेस भी है। देन इसके बाद इसमें आपका आ गया है सिंबल हैज़ यानी सॉरी डॉलर, अगले वाले में क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है कॉमा, तो इस केस में ये आपके सारे क्या हैं, डिक्लेरेशन गलत हैं। नेक्स्ट EOF, तो जो आपका EOF है इसे हम लोग कैपिटल में ही लिखते हैं। एक आपका होता है फाइल डेटा टाइप जो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग में, तो जो आपका फाइल है और जो EOF है इसको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं और EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। एक आपका होता है एंडल, एंडल का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन जो कि C++ का कीवर्ड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद फंक्शन को कॉल करते समय हम लोग केवल एरे का नाम पास करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो फाइल है FILE जो लिखा हुआ आपको कैपिटल में दिख रहा होगा, इस डेटा टाइप को STDIO यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन में डिफाइन किया गया है। पॉइंटर PTR प्लस प्लस व प्लस प्लस पॉइंटर PTR समान नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये MCQs में आएगा तो आपको इसका आंसर यही टिक करना है। नेक्स्ट, जो मैलोक है वो एक आर्गुमेंट लेता है जबकि कैलोक 2 आर्गुमेंट लेता है। दूसरी बात कि जो मैलोक है वो मेमोरी को अलोकेट करने के बाद उसको क्लियर नहीं करता है, लेकिन जो कैलोक है ये मेमोरी को अलोकेट करने के बाद उसको क्लियर भी करता है। तो ये आपके मेन 2 डिफरेंस हैं। तीसरा जो इसमें सिमिलरिटी है वो ये कि जो मैलोक हैं और कैलोक हैं इन दोनों का ही यूज़ DMA यानी कि डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन में करते हैं। देन इसके बाद जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है इसके साथ में हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर के साथ में हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा जो पॉइंटर है वो एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। देन इसके बाद जो आपका होता है एस्टेरिस्क जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं स्टार, जो एस्टेरिस्क है इसे हम लोग यूनरी या फिर डी रेफरेंसिंग या फिर इन डायरेक्शन ऑपरेटर कहते हैं या फिर हम लोग इसे वैल्यू एट एड्रेस भी कहते हैं। जबकि जो आपका होता है एंड जिसको हम बोलते हैं M%, ये आपका एक एड्रेस ऑपरेटर होता है यानी कि ये आपको एड्रेस देता है और जो आपका एस्टेरिस्क है ये आपको वैल्यू देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका इज डिजिट फंक्शन है, इज अलनम है, ये क्या है, इज डिजिट, इज अलनम, इज लोअर, इज अपर, इज अल्फा, ये क्या है, ये आपके सारे फंक्शन C-type.h यानी कि कैरेक्टर टाइप हेडर फाइल में इनको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो ये आपको इन पॉइंट्स को आपको
ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं रात को 12 बजे भी आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करूं और बेस्ट से बेस्ट, और आपको मैं अच्छा से अच्छा रिस्पांस दूं ताकि आपके एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल रहे। सो आइए देखते हैं इसके अगले के पॉइंट अगली पीडीएफ में जाकर। साथियों, कुछ दिनों से मैं सही से सो नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है और मैं आपको अधिक से अधिक वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है मैं आपको डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूं। सो आइए देखते हैं। तो जो आपकी सी लैंग्वेज में कमेंट्स हैं वो उनके लिए हम लोग इन सिंबल का यूज़ करते हैं, बैकस्लैश, और जो आपके कमेंट का टेक्स्ट होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। देन इसके बाद एस्टरिस्क और बैकस्लैश। देन इसके बाद अगर आप लोगों को सिंगल लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डबल बैकस्लैश का यूज़ करते हैं, जबकि मल्टी लाइन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और आप लोग इसका सिंगल लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद जो आपकी इंडिविजुअल यूनिट होती है सबसे छोटी, उसको हम बोलते हैं टोकन। अब टोकन क्या होता है? टोकन का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में कौन कौन से टर्म हैं, कौन कौन सी यूनिट हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। लाइक जो आपका प्रोग्राम है उसमें आपके कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इनको हम बोलेंगे टोकन। जो आपका कीवर्ड हो गया, सिंबल्स हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, ये क्या है? ये आपके सारे के सारे टोकन कहलाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल्स, इन सब से मिलकर आपका बनता है प्रोग्राम। और जो ये आपके टर्म हैं ये सबसे छोटे इंडिविजुअल यूनिट होते हैं। देन इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है, शायद यहाँ पर एक इमेज थी, हाँ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इमेज है शायद ये मैंने इंटरनेट से ली हुई है। तो जो आपका इंटीजर है, जो इंटीजर है वो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है और इसकी रेंज -32,768 से लेकर +32,767 तक होती है। जो आपका साइंड इंटीजर है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर को ही साइंड इंटीजर। देन इसके बाद एक होता है अनसाइंड इंटीजर, ये भी आपका 2 बाइट ही कंज्यूम करता है और इसकी रेंज 0 से 65,535 तक होती है। जबकि जो शॉर्ट इंटीजर है, ठीक है, इसकी रेंज भी आपकी इंटीजर, साइंड इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर, ये इनकी तीनों की रेंज एक जैसी होती है। देन इसके बाद जो लॉन्ग इंटीजर है उसकी रेंज -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर 21, 47, 48, 36, 47 तक होती है प्लस की, और ये आपका 4 बाइट कंज्यूम करता है। फ्लोट की 4 बाइट एंड डबल की 8 बाइट, और जो लॉन्ग डबल होता है वो आपका 10 बाइट कंज्यूम करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि जो आपका कैरेक्टर है वो 1 बाइट कंज्यूम करता है और उसकी रेंज -128 से लेकर 127 तक होती है, आपको इसकी रेंज याद होनी चाहिए। देन इसके बाद जो अनसाइंड कैरेक्टर है उसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है और ये 1 बाइट कंज्यूम करता है। नेक्स्ट आपके आते हैं ऑपरेटर। तो जो आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं इनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। जबकि इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये आपके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। देन इसके बाद लेस देन, लेस आर इक्वल देन, ग्रेटर आर इक्वल देन, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, ये आपके सारे के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये आपके ऑपरेटर सारे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद आपका आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो जो आपका साइज ऑफ ऑपरेटर है ये आपको किसी पर्टिकुलर ऑपरेंड, चाहे वो आपका वेरिएबल हो या आपका कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, उसका टाइप बता, सॉरी उसका साइज बताता है। क्या बताता है? उसका साइज। अब मान लीजिए आपके पास कोई वेरिएबल था जो इंटीजर टाइप का था और उसका नाम है ए, तो इस केस में आप लिखेंगे साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए, तो आपको रिटर्न में मिलेगा 2। अगर आप लिखेंगे फ्लोट तो इस केस में आपको मिलेगा 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद जो आपका स्विच स्टेटमेंट है उसका जो बोल सकते हैं सिंटैक्स है कुछ इस टाइप से होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देन इसके बाद जो आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर, वो कुछ इस टाइप से होता है। इसमें आपका क्वेश्चन मार्क होता है एंड कॉलन होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देन इसके बाद आपका आता है वाइल लूप, इसका जो सिंटैक्स है कुछ इस टाइप से होता है। पहले वाइल लूप, ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग वाइल लिखेंगे, देन इसके बाद कंडीशन लगाएंगे, देन इसका जो स्टेटमेंट होंगे वो, एंड इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये आपका वाइल लूप का सिंटैक्स है। देन इसके बाद फॉर लूप, तो पहले इनिशियलाइजेशन, फिर आपका कंडीशन, फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद डू वाइल लूप, पहले आपका आएगा स्टेटमेंट, उसके बाद वाइल, एंड इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम लोग कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, जो आपका वाइल लूप होता है उसमें हम लोग कंडीशन को लगाने के बाद टर्मिनेट नहीं करते हैं, यानी कि सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। लेकिन जब आपका डू वाइल लूप होता है इसमें हम लोग वाइल के बाद में यहाँ पर
सेमी कॉलन लगाते हैं, ये आपका सेमी कॉलन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही। अब ये आपका मेन आता है, और जो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टोरेज क्लास, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से नहीं पूछा गया है, यानी कि काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया है, तो इस बार एग्ज़ाम में आने के फुल चांस हैं। तो जो आपकी स्टोरेज क्लास है ये 4 टाइप की होती है, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड आपका एक्सटर्न। तो इनमें से जो ऑटो है और रजिस्टर है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, और जो ऑटो है ये आपको रैम में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, आपके नहीं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रैम में स्टोर करता है, और जो इसका स्कोप है जहाँ पर डिफाइन किया गया है उसी ब्लॉक में ही रहते हैं, और जब तक जो इनकी लाइफ है, जो इनका जीवन है, वो जब तक कि वो ब्लॉक जो कंट्रोल है उसी ब्लॉक में रहेगा तब तक कि वो जीवित रहेंगे, उसको होते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये आपका होता है ऑटो स्टोरेज क्लास। अब आपका आता है रजिस्टर। तो जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, जो वेरिएबल होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जो आप इसमें डिफाइन करते हैं, इनको लोकेट किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है CPU रजिस्टर में। और ये गारंटी नहीं होती है कि जो आपने वेरिएबल रजिस्टर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है उसको रजिस्टर में जगह मिल ही जाएगी। देन इसके बाद जो इसका स्कोप है सेम, जो इसका स्कोप है इसका स्कोप है, यानी जहाँ जब तक कि जो कंट्रोल है उस ब्लॉक में रहेगा तब तक कि जिंदा रहेगा, जाते ही मर जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये हंसी मजाक था, मरेगा नहीं, यानी कि जिंदा नहीं होगा, मतलब जिंदा रहेगा, यानी कि जब तक कि वो काम करता रहेगा, यानी एक्टिव रहेगा, और जहाँ उसका काम खत्म हो जाएगा वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन इसके बाद जो लाइफ है, जो लाइफ इसकी है वही लाइफ इसकी भी है। देन इसके बाद आपका आता है स्टैटिक। तो जो स्टैटिक है और एक्सटर्न है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और इन दोनों को ही रैम में जगह दी जाती है, यानी जो इस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं उनको रैम में जगह मिलती है। देन इसके बाद जो इसका स्कोप है वही स्कोप इसका है, और वही स्कोप आपका ऑटो का भी होता है, और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो स्टोरेज क्लास के कंसीडर किए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद आपका आता है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। तो इसमें जो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है वो आपकी होती है 0। देन इसके बाद जब तक कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक वो वेरिएबल क्या रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी थी स्टोरेज क्लास। देन इसके बाद एक टॉपिक और हम कवर कर लेते हैं, एंड दैट इज़ वाइड डेटा टाइप, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो वाइड है वो एक प्रकार का डेटा टाइप है, लेकिन इसे हम लोग रिजर्व वर्ड कहते हैं, कि एक आपका कीवर्ड है, इसे हम लोग कीवर्ड की तरह यूज़ करते हैं। जब हमें वैल्यू और डेटा टाइप के बारे में जानकारी ना हो तो हम लोग इसे फंक्शन के साथ में यूज़ करते हैं। नीचे आपको 3 यूज़ दिए जा रहे हैं। पहला यूज़ ये है कि जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो, यानी जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो उस केस में हम लोग फंक्शन से पहले वाइड डेटा टाइप को यूज़ करते हैं कुछ इस टाइप से। जो मान लीजिए फंक्शन है FUNC, ये किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पर लगाएंगे वाइड। तो एक आपका यूज़ हो गया ये। देन इसके बाद जब हम लोग फंक्शन में कोई पैरामीटर पास ना कर रहे हो तो उस केस में हम लोग यहाँ पर वाइड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये कुछ भी नहीं ले रहा है, ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर वाइड ले सकते हैं। तो दूसरा आपका यूज़ ये हो गया। तीसरा यूज़ करते हैं हम लोग जब यह ना पता हो कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा, तो हम लोग उस पॉइंटर को एज आ वाइड डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया है वाइड, एंड इसके बाद जो आपका पॉइंटर PTR है वो ध्यान दीजिएगा, जो वाइड है वो आपको स्मॉल में लिखना है, यहाँ पर थोड़ा कैपिटल में प्रिंट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। चूँकि इस टाइम पे जो यूट्यूब वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक लेट पहुँच रही है, तो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है न्यू आइडियाज़ YT। तो जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगा तो मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।